मससस कमर रजा होटल पी सीमी पहुंचकर कोनूर हाल की तरफ बढ़ गई जहां लाहौर फैशन वीक का इहतिमाम किया गया था। पूरे हाल में सुर्ख रंग के खूबसूरत दबीज कालीन बिछाए गए। वसत में पूरी दीवार जितनी बड़ी सी स्क्रीन लगाई जहां पर फैशन की दुनिया का सिलाई शो चल रहा था। एक के बाद दूसरी तस्वीर चलती जा रही थीं। उसी के आगे एक लंबा सा रैंप बनाया गया जिसके चारों तरफ डेवलप और वाइट फूलों से सजावट की गई और इन्हीं फूलों के दरमियान मुख्तलिफ रंगों की लाइटें लगाई गईं ताकि जब मॉडल रैंप पर आए तो एक सपाट लाइट के साथ साथ ये लाइटें भी इसके कदमों का इहाता करती हुईं जलती और बचती जाएं। जहां पर रैंप ख़त्म हो रहा था वहां पर मुख्तलिफ रंगों की सपाट लाइट्स लगाई गईं ताकि जब एक मॉडल पूरे रैंप को कोर करते हुए वहां तक पहुंचा तो वो सपाट लाइट्स माहौल को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। सबसे ख़ास बात हाल की छत पर सुर्ख और सफ़ेद थीम की मुनासिबत से फैबरकस लगाया गया जिससे बड़े बड़े फानूस अपनी रोशनियों पूरे हाल में बखेर रहे थे। वहीं तीनों तरफ रखे गए सोफ़ों का रंग भी सफ़ेद था जबकि करसीम पर सफ़ेद गिलाफ चढ़ाकर सुर्ख रंग के रिबन लगाए गए। धड़ाधड़ लोग आना शुरू हो गए और अपने पास पर मौजूद करसीम का नंबर देखकर निशिस्तें इख्तियार कर रहे थे। ऐसे में मिसेस कमर रजा चौथी लाइन में रखी गई करसीम में से एक पर आ बैठी तो उसी वक्त हमाद लोग हाल में दाखिल हुए और फैमिली के लिए मखसूस करदा निशिस्तों की तरफ बढ़ गए क्योंकि आज के दिन तकरीबा तमाम बरांडस के शो स्टापर्स की फैमिलीज इनवाइट थी। आहिस्ता आहिस्ता हाल में लगी कुर्सियां भरने लगीं तो माहौल में एक सेहर तारी होने लगा। वहां लगे साउंड सिस्टम पर फैशन की दुनिया से मतलक धुन बजने लगी। इसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि साथ साथ बैठे नफूस का एक दूसरे से बात करना कासिर था क्योंकि सब माहौल पर छाए सेहर से लतीफ़ अंदोज़ होने में मसरूफ़ थे। बाकायदा मॉडलिंग शुरू होने से पहले मशहूर व मरूफ सिंगर्स को स्टेज पर दावत दी गई ताकि वो आज के इस फैशन शो का बाकायदा आगाज़ करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इरम खानज़ कलेक्शन। 15 मिनट की परफॉर्मेंस के बाद बाकायदा मॉडलिंग का आगाज़ हो चुका था। हाजिक भाई कब आएंगे? नूर पहली प्रेजेंटेशन में ही बेसब्री से हाजिक का इंतज़ार करने लगी। कमाल करती हो, अभी तो शुरू हुआ, जब उसका डिज़ाइनर आएगा तो वो भी साहिब शाहाना अंदाज में दंदनाते हुए आ जाएंगे। हमाद नज़रें रैंप पर मरकूज़ किए हुए बोला, मुझे बेसब्री से इंतज़ार है मेंढकी, हम सब भी उसी इंतज़ार में बैठे हैं, वरना मक्खियों तो हम में से भी कोई नहीं मारने आया। हमाद खौमखुआ इसे चढ़ा रहा था लेकिन वो इकताने की बजाय मुसलसल मुस्कुरा रही थी। इसकी भी एक वजह है, जब रिश्तों का मुकम्मल मान मिले तो चेहरे पुरसुकून होते चले जाते हैं। हमाद तुम नहीं सदुर सकते, कम अज़ कम बाकियों को भी खामोशी से देख लो। सफ़ायर इसे घूरते हुए बोली, मुझे बाकियों से किया सरविकार, मेरा अनटरसट सिर्फ एक बंदे में है, इसलिए मी और नूर बस उसी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। वो कंधे अचकाते हुए बोला तो नूर ने इसकी में हूँ मलाई। नाउ लेडीज़ एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हुस्न शहरियर यासीन आई मैन दी वन एंड ओनली HSY फबीवलस कलेक्शन। माइक पर उभरने वाली अनाउंसमेंट ने यकदम हमाद के साथ साथ बाकी सब में भी जोश पैदा किया तो बे-इख्तियार DP काउंसिल ऑफ एस्थेटिक्स वाले होटिंग करने लगे। अनाउंसमेंट के बाद एक बार फिर लाइट्स ऑफ करके सिर्फ सपाट लाइट्स ऑन कर दी गई। रैंप पर एक तरफ से सनफ नाजुक खूबसूरत लाल जोड़े में सजी हुई सहज सहज कर आने लगी, जबकि दूसरी तरफ से शाही सूट ज़ेबतन किए लड़के हाथ में तलवार पकड़े एक रूप से चलते हुए आ रहे थे। साउंड सिस्टम पर राहत फ़तेह अली खान की सेहर तारी कर देने वाली आवाज़ गूंजने लगी। इस हाल में ऐसे का नफूस बिराजमान थे जो सिर्फ और सिर्फ हाजिक की हौसला अफजाई के लिए आए थे और अब दिल थामे उसी का इंतज़ार कर रहे थे जो बाकी सबसे मुनफरिद शाही सूट पहने, सर पर पगड़ी पहने, हाथ में तलवार उठाए एक रूप से आ रहा था। कोई असकु देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये एक आम हैजड़ा या खसरा है, क्योंकि वो अपनी चाल में मौजूद जनानापन पर खासा काबू पाए हुए गर्दन उठाकर चलता हुआ सबके दिलों में पूरी धुंस से उतरता जा रहा था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर क्लासिकल रेड एंड रॉयल ब्लैक शाही ड्रेस। हाजिक के वापस मरने पर एक बार फिर अनाउंसमेंट हुई तो यकदम हाल में तालियां गूंजने लगी। नाउ प्रेजेंटिंग HSY पुट योर हैंड्स टुगेदर। अब की बार वो सर पर पहनी पगड़ी उतारकर सिर्फ तलवार थामे पाकिस्तान के
मशहूर डिज़ाइनर के साथ चलता हुआ रैमप के आखिरी कोने तक सारी। एडेंस को हाथ हिलाने लगा कि यकदम नज़रों ने जिस शनासा चेहरे को देखा वो हाजिर के लिए किसी झटके से कम ना था। वो फौरा से अपनी नज़रें फेर गया। इसे लगा ये सिर्फ उसका ख्याल हो सकता, क्योंकि ऐसा हकीकत में होना नाकाबिल यकीन था। लेकिन जब एक फिर बेख्तियार नज़रें उसी तरफ अठी तो आंखों में नमी चमकने लगी। वो फौरा वहाँ से मुड़ गया कि अगर ये एक ख्वाब है तो कतई इसे टूटता ना देखना चाहेगा। हम तुम्हें अंदर ढूंढ रही हैं और तुम यहाँ हो। सब ठीक तो है, इतने खामोश और परेशान क्यों हो? हमाद इसे ढूंढते हुए हाल से बाहर निकल आया, जो एक तरफ बने छोटे से लान में खड़ा गहरा गहरा सांस ले रहा था। हमाद, मुझे यहाँ से जाना, मैं यहाँ रुक कर इनका सामना नहीं करना चाहता। मुझे लगता मैं फिर से टूट जाऊंगा। हाजिर हमाद के दोनों हाथ थामे यह कदम इल्तिजा करने लगा। कौन है हाल में, किसका सामना नहीं करना चाहते? वो नासमझी से गोया हुआ। वो जब मैं रैमप पर मौजूद था तो मैंने एडेंस में हाजिर। वो अभी अपने अल्फाज मुकम्मल नहीं कर सका था कि उसका नाम पुकारा गया। हमाद साइड पर हटा तो सामने मिसेस कमर आंखों में बेशुमार आंसू लिए उसी को देख रही थीं, जो यकीन और बेयकीनी की कैफियत में आंखें झुकाए बगैर इन्हें देखता जा रहा था, जैसे एक बार फिर ख्वाब देख रहा हो। मैं नहीं जानती किन लफ्ज़ों में अपने दानिस्ता किए गए गुनाहों की मुआफ़ी मांगूं, नहीं जानती कि किस तरह तुम्हें हौसला दूं, और ये भी नहीं जानती कि खुद को किस तरह पछताऊं से आज़ाद करूं। मुझे लगता तुम्हारे हक़ में की गई ज़ियादती मुझे मौत के बाद भी सुकून नहीं लेने देगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी हो सके तो अपनी इस नाक़दरी, मतलबी और ख़ुद परस्त मुँह को मुआफ़ कर देना। वो दोनों हाथ जोड़े हाजिर के सामने नज़रें झुकाए खड़े थीं। मैं पिछली गुजरी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद पर ज़ब्त के बंधन नहीं बांध सकूंगा। वो आगे बढ़कर इनके बंधे हाथ खोलकर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया। नसीहत तो हर कोई कर सकता, लेकिन जब खुद पर वक्त आए तो पता फिर चलता कि हम किसी के गुनाह को मुआफ़ करने का ज़रफ़ रखते भी हैं या नहीं। आपको पता सबसे ज़्यादा अज़ियत किया होती है जब इंसान को बेबसी के इस दौराहे पर ला खड़ा कर दिया जाए जहाँ मरना खुद पर फ़र्ज लगने लगे। और यकीन जाने मैंने ये बेबसी इस रात घर से निकलते हुए बड़ी शिद्दत से महसूस की। दिल चाहा खुद को ज़ाया कर दूं, लेकिन इस लम्हे भी जान की यादों ने, इनकी बातों ने एक बार फिर मुझ में ज़िंदगी जीने की जुस्तजू जगा दी। वरना खुदा गवाह है, रोज़ अज़ल की तरह आज भी मेरे कानों के पर्दों और दिल की दीवारों पर डट के कहे गए अल्फाज पूरी आबो ताब से रकम हैं। इन्होंने कहा, तुमने गलत वक्त पर गलत फैसला लिया। तुम अभी पढ़ रहे हो, कैसे शहर की इतनी महंगी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरोगे? पढ़ाई छोड़ दोगे या पार्ट टाइम में नाच गाना करके फ़ीस अदा करोगे? इसकी ज़बान से अदा होने वाले लफ्ज़ हमाद को भी रंजीदा कर गए। क्या आपने कभी सोचा, डट के वो अल्फाज जो महज एक गाली थे मुझे किस तरह तकलीफ़ दे रहे होंगे? मुझे एहसास है, और शायद इस सब के लिए मैं खुद को सारी ज़िंदगी मुआफ़ ना कर सकूं। मिसेस कमर की बजाय बजात खुद कमर साहिब ने जवाब दिया, जन की ख़ास मीटिंग असल में खून का इस औलाद से मिलने के लिए जोश मारना था, जो दिन बदन इन के कहे गए अल्फाज को रोंदती हुई तरक्की की मंजिल तय करती जा रही थी। पीछे से उभरने वाली आवाज़ ने जहाँ मिसेस कमर को साकत किया, वहीं हमाद भी हैरान हुआ इन्हें देख रहा था, जबकि हाजिर मुतमईन था, क्योंकि वो इन्हें अंदर ही देख चुका था। हम इसके लिए मिसेस कमर का अचानक आना शाक था। आज हम तीनों अपने अपने हिस्से की नदामत समेटे छप छुपा कर यहाँ तक आन पहुँचे कि शायद अपने गुनाहों का कुछ किफ़ारा अदा कर सकें। हाशर ने वहाँ से मिना छुपा कर वापस जाने से ज़्यादा हाजिर का सामना करना बेहतर समझा। हम तुम्हारी शख्सियत को दबाने, तुम्हें तोड़ने के मुजरिम हैं ख़ास कर मैं, लेकिन हाजिर तुम्हारे इस भाई ने जो कुछ किया वो सब दुश्मनी में नहीं बल्कि नासमझी में किया, क्योंकि समझ तो अभी आई है। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए सर झुका गया। इसकी ज़रूरत नहीं, जो गिला था वो आज आप लोगों को यहाँ अपने सामने देखकर तमाम हुआ। मैंने मुआफ़ किया, अपने पूरा दिल की आमादगी से मुआफ़ किया। वो हाशर के हाथ खोलते हुए बोला तो वो बेइख्तियार इसके गले लगा। हाजिर कमर साहिब उसका नाम लेते ही दोनों हाथ जोड़ गए, जिसे सकीनत से पहले खोल दिया गया और साबित कर दिया कि वालिदैन चाहे जैसे भी हूँ वो औलाद के सामने सर झुकाए अच्छे नहीं लगते।
मैंने कभी ये नहीं चाहा था कि आप या माम मुझसे ऐसे मुआफ़ी मांगी, क्योंकि मैं इतना खुदगर्ज नहीं। उसका इतना कहना था कि मिस्टर एनड मिसेस कमर रज़ा ने इसे खुद सुट लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू मौजूद थे। हाजिर खुद इनके गले लगना चाहता था, लेकिन बचपन से चलती आ रही नफ़रत ने इससे ये हक़ छीन लिया था जो आज कमर साहिब ने आगे बढ़कर बड़े मुतबिर अंदाज में इसे सौंपा। हमारी दुआ है अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, बेशुमार कामयाबियों से नवाज़े। हाशर मुस्कुराते हुए बोला, जो करते हैं दुआएं उम्र दराज की, इन्हें बताओ जीना कोई मजाक नहीं। वो हाशर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए एक अदा से बोला, लेकिन कौन जाने इस मुस्कुराहट में भी एक दर्द छुपा था जिसे बड़ी खूबसूरती से छुपा कर जताए बगैर खले दिल से इन्हें मुआफ़ कर दिया गया। आज से तुम अपने घर रहोगे पूरी इज्जत और मान के साथ। मिसेस कमर आंसू साफ करते हुए बोली तो हाशर और कमर साहिब ने भी इनकी बात को अहमियत दी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अमली ज़िंदगी में कदम रख चुका हूँ, जहाँ मेरे जज्बात और एहसासात में इतना ठहराव ज़रूर आ गया कि मैं आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो ख़दशे कल आपको मेरे हवाले से परेशान करते थे वो अब भी आपकी रेप्यूटेशन ख़राब करने का सबब बनेंगे। आप सब अभी जज्बाती होकर ऐसा सोच रही हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली होकर फैसला कर रहा हूँ कि हम अलहदा रहीं, और यकीन जाने में बिल्कुल नाराज़ नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ एक दिन आपको भी मेरा ये फैसला दरअसल लगेगा। इसके चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसका मतलब तुमने हमें पूरा दिल से मुआफ़ नहीं किया? हाशर ने दिक से पूछा। खुदा जानता कि मैं अपने दिल की आमादगी से आपको मुआफ़ कर चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकता जहाँ मुझसे जुड़े लोग मुतासिर हूँ। मैं अपने जैसे लोगों का सहारा इसलिए नहीं बना था कि जब मुझ पर वक्त मेहरबान हो तो मैं इन्हीं घनी छाँव से निकालकर तपते हुए रेगिस्तान में ला खड़ा करूं। वो अपने दलाइल से सामने वाले को कायल करने का हुनर रखता था, क्योंकि इसके फैसले पर तीनों ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन दिल में एक फानस रह गई कि शायद सुकून फिर भी मैसर नहीं होने वाला। जिस दौलत, जिस स्टेटस या जिस शोहरत पर वो हाजिर के सामने अतराते थे, वही सब रौंद कर इसने आज अपने छोटे से फलक में अपनी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के हमरा रहने को ज़्यादा अहमियत दी और साबित कर दिया कि जब इज़्ज़तदार शख्स इज़्ज़त कमाने निकले तो रस्ते में मिलने वाली बैसाखियाँ कमज़ोर करने के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि जो शख्स अल्लाह की रस्सी थामे उसी के हर फैसले पर पूरा उतरने का आदी हो जाए, वो कहीं दुनियावी सहारों की नज़र हुआ करता। तुमने कैसे इतनी आसानी से इन्हें मुआफ़ कर दिया? हमाद जो तब सारा वक्त खामोश रहा, अब गाड़ी में बैठकर उसका खामोश रहना मुश्किल था, क्योंकि मेरे दिल ने कहा। वो कंधे अचकाते हुए लापरवाह अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, हाजिर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन्हें कभी मुआफ़ ना करते, लेकिन कम अज़ कम अपने दिख अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात तो इन पर वाज़ा करते, उनको जताते, उनको बताता कि वो कितने ज़ालिम हैं। वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल बहस कर रहा था। वो दोनों सफ़ायर और नूर को लिए शो ख़त्म होने के बाद सबसे इजाज़त लेकर पहले निकल आए ताकि किसी होटल में अच्छा सा खाना खा सकें। एक बार किसी ने मुझसे कहा था, हमारे कुछ दिख, कुछ दर्द और कुछ अदासियाँ इतनी ज़ाती होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी किसी पर अयन नहीं कर पाते। बस फिर समझ लो कि मेरी ज़िंदगी में आने वाली महरूमियाँ इतनी ज़ाती थीं कि मैं इन पर वाज़ा करना ज़रूरी नहीं समझता। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। लेकिन हाजिर भाई, मुझे भी आपसे शिकायत है। आपने मुझे तो मेरे मामा बाबा के पास रहने के लिए कायल कर लिया, फिर खुद क्यों इनसे दूर रहीं? वो मिना बसूरते हुए बोली, जैसे चाह रही हो। उसका मोहसिन भी अदासी का चोला उतारकर अपने माँ बाप से जा मिले। संपल में इस घर वापस लौटकर एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहता था, जिससे हमाद ने मुझे कदरे मुश्किल से निकाला, और वैसे भी वहीं जाकर शायद मैं तुमसे और सिताइश आपी से गाफिल हो जाता, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता, क्योंकि हम मिलेंगे तो कल को अपने जैसों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। वो एक जोश से बोला तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट सिमट आई। वैसे तुम लोगों ने एक तब्दीली महसूस की? हमाद की इस बात पर सब ने हैरत का इजहार किया। लोगों की जब से बात पकी हुई है, इनके मिजाज कुछ कुछ बदले नज़र आ रहे हैं। वो बैक व्यू मिरर से सफ़ायर को छेड़े बगैर ना रह सका, जो खामोशी से बैठी मुस्कुरा रही थी। बेड़ा ग्रिक हो इस बात पकी का। अपने मखसूस अंदाज में नाक
चढ़ाते हुए बोली। हमाद मैंने ये तो नहीं लेकिन कुछ और ज़रूर महसूस किया जब तक तुम इन मोहतरमा का खून ना जला लो तुम्हें खाना हफम नहीं होता। सफ़ायर मेरी सारी नेक दुआएं तुम्हारे साथ हैं क्योंकि मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ ये शख्स तुम्हें जली कटती सुना सुना कर तुम्हारा हाल बुरा करे वाला। हाजिक हंसी दबाते हुए जली हुई को और जला गया। जब ये मोहतरमा बोलती हैं तो फूल इनके मीना से भी नहीं झड़ते। हमाद की बात सुनकर सफ़ायर ने एक लम्हे की देरी किए बगैर इसके खूबसूरती से सीट किए गए बालों को दबोचा तो इसने यकदम चीखते हुए ब्रेक पर पाँव रखा। तुम कल भी जंगली थी तुम आज भी वैसी हो छोड़ो मेरे बाल। हमाद इसके हाथों से अपने बालों को छुटकारा दिला रहा था जो मजीद पकड़ मजबूत कर ली थी जबकि हाजिक हंसता जा रहा था और नूर हैरानगी से सफ़ायर का ये रूप भी देख रही थी। देखो कल को हमारी शादी हो जाएगी और फिर मजबूरा मुझे तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी तो सोचा अभी तुम्हारे बाल खिंचका अपना शौक पूरा कर लूं। वो मजीद बालों में उंगलियां घुसाकर कहा लगाते हुए बोली। मत मारी गई थी मेरी जो जानते बूझते एक चुड़ैल से शादी करने का फैसला किया छोड़ो मेरे बाल। अब पछतावा किया होता जब चिड़ियां चुग गईं खेत। हमाद की चलाने पर वो पुरसुकून अंदाज में बाल छोड़कर हाथ झाड़ते हुए बोली। मैं ये हरगिज नहीं भूलूंगा कि तुमने बरसों से सोए हुए शीर को एक बार फिर धरने पर मजबूर किया। अब मेरी बारी का सब्र से इंतजार करना। वो मीना पर हाथ फहराते हुए सफ़ायर को चैलेंज कर गया। तुमने भी तो खामोश बैठी शर्नी को पत्थर मारकर जगाया अब भगतू। वो हंसी दबाते हुए चैलेंज एक्सेप्ट करने का ऐलान कर गया जबकि हाजिक और नूर के लिए आने वाली सिचुएशन इंटरेस्टिंग होने वाली थी। मैं ठीक तो लग रहा हूँ? वो बार बार सफ़ेद शलवार सूट पर पहनी पीच कलर की वासकट ठीक करते हुए इस्तिफसार कर रहा था। ये सवाल लगभग 10वीं बार पूछ रहे हो और मैं इतनी बार कह चुका हूँ मेरे भाई तुम किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहे। अब की बार हाजिक जिच होकर बोला तो हमाद बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अब चलोगे या उसी आईने के सामने खड़े रहकर निकाह पढ़वाने का इरादा रखते हो? हाजिक इसके माथे पर फैले बाल पीछे करके उसका हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ गया। माम डैड कदर रहीं। घर से निकलते हुए यह कदम हमाद को ख्याल आया। योर हाइंस वो लोग होटल के बाहर खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इनका कहना जब तक इनका नालायक सपूत नहीं आ जाता वो होटल के अंदर कैसे जा सकता है? आफ्टर ऑल यू आर दुल्हा। हाजिक अपनी अमती हंसी पर काबू पाकर चनीम के अंदाज में झकते हुए इसकी शान में गुस्ताखी कर रहा था। ये नालायका कैसे कहा? वो अपना हाथ छड़ाकर हाजिक को घूरने लगा। जाहिर सी बात है तुम्हें। वो हंसते हुए हमाद के लिए फरनट सीट का दरवाज़ा खोल चुका था जो मीना बनाते हुए अंदर बैठ गया। तुम मेरी काबिलियत पर कैसे शक कर सकते हो? मैं तो इतना ज़हीन हूँ सफ़ायर जैसी लड़की जो कि झांसी की रानी से कम नहीं। इसे पागल बना सकता हूँ। वो हाजिक से मुखातब हुआ जो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। हमाद मुझे कोई शक नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ तुम 2 दफ़ा इसके हाथों पट चुके हो और ऐसा आगे भी होने वाला इस लिए पागल वो नहीं तो बन गया। वो कहा लगाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा गया जबकि हमाद को यकदम अपना सफ़ायर से किया चैलेंज याद आया तो इख्तियार जेब से मोबाइल निकालकर मैसेज टाइप करने लगा। आप तैयार हैं? ड्राइवर लेने के लिए आ गया। नूर अपना दोपट्टा संभालते हुए बेदियानी से पार्लर के ब्राइडल सेक्शन में दाखिल हुई। बिल्कुल। सफ़ायर शीशे के सामने खड़ी खुद का आखिरी बार जायजा लेते हुए आम से अंदाज में बोलकर नूर की तरफ मुड़ गई जो इस को एक नज़र देखते ही साकत हुई। ओ माए गॉड आप इतनी खूबसूरत हैं। बेइख्तियार इसकी ज़बान ने सफ़ायर को देखते ही ये लफ्ज़ अदा किए। मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कोई लड़की दुल्हन बनकर इतनी मुकम्मल और खूबसूरत भी लग सकती है। वो मबहूत हुई। हालत से निकलकर अपने दोनों हाथ मीना पर रखे इसकी तारीफ करने लगी जिसने गोल्डन और हाफ वाइट ब्राइडल ड्रेस ज़ेबतन किया था। सबसे ख़ास बात सर पर खूबसूरती से सीट किया गया पीच रंग का दोपट्टा था जिसकी मुनासिबत से चेहरे पर इस रंग को वाज़े रखते हुए नेचुरल अंदाज में मेकओवर किया गया जबकि लिपस्टिक का शेड गहरा सुर्ख था जो इसे मज़ीद पुरकशिश बना रहा था। अब मुझे शर्म आ रही है। बुलेट सी सफ़ायर फितरी हया से नज़रें झुकाते हुए बोली। मैं बता रही हूँ आपकी नज़र उतारनी पड़ेगी वरना नज़र लगने के 100% चांसेस हैं। नूर मुस्कुराते हुए उसका सामान
समेटने लगी ताकि वो लोग जल्दी से होटल पहुंच सकें, जबकि सफ़ायर एक बार फिर खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने लगी। हर तरफ गहमा गहमी और खूबसूरती का समा बांधे पूरा होटल पीली और सुर्ख रंग की बत्तियों से सजाया गया। उसी तरह लान में लगे दरख्तों पर भी लाइटों से सजावट की गई, जबकि लान के दूसरी तरफ बनी एक छोटी सी झील थी जिसके किनारों पर आला तर्ज की शेडस वाली लाइटें लगाई गईं, जबकि झील के अनद एक अदद किश्ती मौजूद थी जिसे फूलों और लाइटों से सजाया गया, जो मुसलसल पानी में चक्कर काट रही थी और उसी किश्ती के पीछे सफ़ेद बतखों का गिरोह खास तसलसल और तेजी से पानी में हरकत कर रहा था। झील के पानी में होटल की रोशनियों का अकस इतना भला मालूम हो रहा था कि जो भी मेहमान वहां तशरीफ ला रहे थे सजावट देखकर खुद बखुद मुस्कुराने लगते, जैसे ये खुद साख्ता खूबसूरती इनकी तबीयत पर अच्छा असर डाल रही हो। अब चलते ही होटल के अंदरूनी हिस्से की तरफ, जहां सुर्ख व सफ़ेद फैबरकस का बैजा इस्तेमाल किया गया। छत पर लगे बड़े बड़े फानूस से शेफून फैबरकस के चमचमाते पर्दे ज़मीन तक फेंके गए और इन पर्दों के अंदर खास फूलों की लड़ियाँ लगाई गईं। स्टेज के पीछे सुर्ख रंग की वेलवेट से बने शाही तर्ज के दरवाजे लगाए और इसके आगे एक कावच और इर्द गिर्द कुर्सियाँ रखी गईं। स्टेज के बिल्कुल मुखालिफ सिमत पर दाखिली दरवाज़ा था जिसे खास सुर्ख व सफ़ेद फूलों से सजाया गया। एक नज़र फूलों और फैबरकस से सजे हाल को देखें तो निकाह की मुनासिबत से ये कंट्रास्ट हर तरफ खूबसूरती बखेर रहा था। आज की इस मुख्तसर तकरीब पर दोनों तरफ के सिर्फ खास मेहमानों को बुलाया गया। उसी के पेश नज़र सुबक्तगीन साहिब दरवाज़े पर मौजूद आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे, जबकि किरण ने मुलाजिमीन को फूलों से भरी टोकरियां थमाए होटल के दाखिली दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि हर आने वाले मेहमान का फूलों से इस्तकबाल किया जाए। ऐसे में लड़के वालों की आमद की सदा बुलंद हुई तो इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। कमर साहिब और इनकी फैमिली हमाद की तरफ से मदऊ थी, जबकि दराब खान ने सफ़ायर की तरफ से बतौर मेज़बान मेहमानों का इस्तकबाल किया। सब इंतज़ाम हो गया। वो स्टेज पर बैठा था जब अली से राजदारी से मुखातब हुआ, क्योंकि वह हाजिर के अलावा क्लास के बाकी लड़के भी मौजूद थे। हमाल सीट, लेकिन एक बार सोच लो, यहीं ये तमाशा करना मुनासिब रहेगा। बिल्कुल आज ही तो करना मुनासिब रहेगा, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। वो आंखा मारते हुए मुस्कुरा दिया। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? हाजिर, जो तब से कुछ बड़ महसूस कर रहा था, अब रहा ना गया तो पूछ बैठा। कुछ भी तो नहीं। हमाद, मैं तुम्हारी रग-रग से वाकिफ़ हूँ। जब तुम इस तरह की हरकतें करते हो ज़रूर कोई शैतानी इरादा रखते हो, इसलिए सच सच बताओ क्या करने वाले हो। अगर कुछ गलत ना हुआ तो आई परामर्श तुम्हारा साथ दूंगा। हाजिर ने इसके सामने हाथ फैलाते हुए यकीन दिलाया, तो ना चाहते हुए भी वो अपना इरादा जाहिर कर गया, क्योंकि हाजिर से कुछ छुपाना मुश्किल फेल था। देख लो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अंदाज पर सोच था, बाद में इसे मीना लूंगा। हमाद हंसते हुए बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो तुम सब यहाँ से नीचे उतरो, अभी हमाद के कुर्बान होने का वक्त आ गया। प्रोफेसर दराब खान मौलवी के हमरा स्टेज की तरफ आए तो मुस्कुराते हुए बोले, मासूम बच्चे की जान लेंगे क्या? हमाद के अंदाज पर स्टेज पर कहकहा बुलंद हुआ। सर, इसकी मासूमियत में हरगिज़ मत आइएगा, पूरा 2 नंबर आदमी है। हाजिर माथे पर फैले बाल पीछे हटाते हुए बोला, ये हंसी मजाक बाद में कर लेना, पहले निकाह की रस्म अदा हो जाए ताकि इसके बाद पुरसुकून माहौल में डिनर किया जा सके। सुबक्तगीन साहिब और गीलानी साहिब भी स्टेज पर आ गए तो मौलवी साहिब ने बसम अल्लाह पढ़कर निकाह के कलमात दोहराने शुरू कर दिए। हमाद के अंदाज में जो शरारत का अंसर अब से कुछ वक्त पहले मौजूद था, अब वो संजीदगी और पुरसुकून अंदाज में बदल गया। निकाह के कलमात जब कान के पर्दों से गुजरकर दिल में उतरते हैं तो ये जादुई हैसियत रखते हुए इंसान को अपने सेहर में कैद करने लगते हैं। उसीलिए कहते हैं निकाह के वक्त नियत साफ होनी चाहिए, ताकि जो रिश्ता अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म से बनना जा रहा वो कभी किसी कमज़ोर घड़ी की नज़र ना हो, बल्कि इन कलमात ने आप पर इतना असर ज़रूर छोड़ा हो कि जब कभी अपने साथी के लिए दिल में बदगमानियाँ पैदा हों तो ये जादुई ताकत फिर से इस पाक और महरम रिश्ते की टूटी और उलझी डोर सुलझा दे और इज़्ज़त और मोहब्बत एक बार फिर पूरे धुन से हुक्मरानी करने लगे। हमाद ने पूरे होशो हौस, अपने दिल की भरपूर आमादगी और अपनी नीयत को साफ रखते हुए सफ़ायर बन्नत सुबक्तगीन को
सैनकरों लोगों के सामने कबूल किया तो हालमी तालीम की आवाज़ गूंजने लगी। हाज़िक ने बे-इख्तियार इसे गले लगाया और मुबारकबाद दी, जबकि सुबक्तगीन साहिब हमाद से मिलकर अब मौलवी साहिब को लिए ब्राइडल रूम की तरफ चले गए, जहां सफ़ायर के पास किरण, नूर और सिताइश के अलावा समायरा और ईमान भी थीं। जूं ही वो अंदर दाखिल हुए तो यकदम इसके दिल की धड़कन तेज़ हुई, लेकिन फिर गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। मौलवी साहिब ने जब निकाह पढ़ाना शुरू किया तो सफ़ायर सर झुका गई और फिर झुके सर को 3 बार रजामंदी में हिलाकर हमाद को कबूल करके पेपर्स पर साइन करने लगी। सुबक्तगीन साहिब और किरण ने इसे खुद से लगाते हुए सर पर प्यार किया। कुछ वक्त बाद स्टेज पर दुआ की गई और खाने का दूर शुरू हो गया। मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों बाद तुम मुझे अच्छी सी पार्टी दो गे। हाज़िक हमाद के साथ स्टेज पर मौजूद खाने की पलट पर झुके हुए बोला, किस खुशी में? अपने एक अदद निकाह की खुशी में। अंदाज पुरसुकून था। ये जो इस वक्त तुम खा रहे हो, यह कालबा मेरे निकाह का ही है। वो मिना बनाते हुए बोला, ये सफ़ायर की तरफ से है, मुझे तुमसे बरी वाली पार्टी चाहिए। हाज़िक का खाने पर कम और बातों पर ज़्यादा ध्यान था। यार कमाल करते हो, किया मी और सफ़ायर अलहदा ही। हम बिल्कुल अलहदा हो, बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो खूबसूरत, नरम दिल, खुश अखलाक और सबसे बढ़कर सफ़ी दिल, जबकि तुम ये कामसी लिछो बांदरी जो सर से जूई तो निकाल सकती है लेकिन जेब से पैसा नहीं। हमाद तो तरफ ही गया। इसके मिना से अपना खुद साख्ता नाम सुनकर अपना मिना बंद रखने का किया लोगे। वो खाने की पलट पड़े हटाकर बाकायदा हाज़िक की तरफ मुतवज्जे हुआ। पहले सिर्फ बड़ी सी पार्टी का सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ तुम्हारी 1-2 चीज़ें भी अपने नाम करवा लूँ। आखिरकार मिना बंद रखने का सवाल है, वरना अगर सफ़ायर को पता लग जाए तो सोचो पूरी क्लास के साथ साथ तुम्हारे आने वाले बच्चे भी तुम्हें लिछो बांदरी ही कहेंगे। हाज़िक वेटर को टेबल साफ करने का इशारा करते हुए हमाद से मुखातब था, तुमसे बाद में हिसाब पूरा करूँगा, पहले सफ़ायर बेगम का वेलकम तो कर लूँ। हाल की सारी लाइट्स ऑफ करके सपाट लाइट दाखिली दरवाज़े पर ठहरा दी गई तो हमाद और हाज़िक भी उसी तरफ मुतवज्जे हुए। जूं ही दरवाज़ा खिला, हमाद के बिल्कुल सामने खड़ी सफ़ायर खूबसूरती की मिसाल बनी अपने बाप का हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ने लगी तो उसी वक्त अल्लाह ताला के नाम पूरे हाल में गूंजने लगे। वो इन नामों की रहमत के साये तले अपने एक महरम का हाथ थामे दूसरे महरम तक का फासिला तय कर गए। इस दौरान ट्रैक पर फायर लाइट्स जला दी गईं जो हाल का माहौल मजीद सेहरंगेज बना रही थीं। हमाद स्टेज पर खड़ा था जब एक बाप ने बड़े मान से अपनी बेटी का हाथ इसके हाथों में थमा दिया, जिसे हमाद ने नरमी से थाम लिया। इस दौरान वहाँ मौजूद फोटोग्राफर्स की टीम ने हर लम्हे को कैद करना, जबकि इस दौरान मुसलसल अल्लाह के नाम एक तरतीब से अब भी गूंज रहे थे। उमूमन शादियों पर जब दुल्हन स्टेज पर आती है तो मौसीकी की धुनी बजाई जाती हैं, लेकिन सफ़ायर ने ख़ास ताकीद की थी कि वो निकाह के पाक कलमात दोहराने के बाद किसी गाना नहीं बल्कि अल्लाह के नामों के साये तले हमाद तक जाना चाहती है, और उसने ऐसा किया। अब वो दोनों चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट सजाए आने वाले मेहमानों से मिलने वाली सलामी वसूल कर रहे थे। आज तो लोग बिजलियां गिरा रहे हैं। हमाद लोगों की नज़रों से छुपते छुपाते सफ़ायर से पहली बार मुखातब हुआ। वैसे आप भी आज गुजारा लायक लग ही रहे हैं। चेहरे पर मुसलसल मुस्कुराहट थी। सफ़ायर भी इतनी इज्जत क्यों, मेरा हार्ट फेल करवाना। वो डरामाई अंदाज में सीने पर हाथ रखते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। अब कोशिश भी मत करना मुझसे बात करने की। यकदम उसने मिना फला लिया। मुबारक हो, आपकी पहली लड़ाई स्टेज पर ही हो गई। हाज़िक यकदम वहाँ नाज़ल हुआ था। वैसे सफ़ायर में तुम्हारा हमदर्द हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि हमाद की तरफ से तुम्हें आज मज़ीद शाक मिलने वाला। हाज़िक इतना कहकर वहाँ से हटकर अली के पास जा खड़ा हुआ, जो सारी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। हमाद अभी हाज़िक किया कहकर गया, तुम किया करने वाले हो। आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। अपना बदला लेने वाला हूँ। तुमने पूरी क्लास के सामने मेरे बालों पर हाथ डाला, मुझे वक्त बे वक्त जलील किया, और तो और मोहतरमा, अभी कुछ दिन पहले आपने फिर से वो अमल दोहराया। इसके अंदाज में सफ़ायर को शैतानियत की झलक दिखने लगी। हमाद हाओ कि यू डू दैट किया, वो प्रपोजल, वो मोहब्बत का दावेदार होना, आज की ये तकरीब सब उसी खेल का हिस्सा हैं। इसकी
आंखों में नमी सिमट आई। हम बिल्कुल आज की इस खास तकरीब पर मैं तुम्हें तुम्हारे किए का पेबीक दे रहा हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा दिल चाहेगा मेरा कत्ल कर डालो, लेकिन यकीन जानू इसके बावजूद भी मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ। अंदाज उसका अब भी संजीदा था। हमाद, उसका चेहरा यकदम पीला पड़ने लगा। सफ़ायर, किया हुआ तुम्हारा रंग इतना अजीब क्यों हो रहा? हाजिफ, जो हमाद से कन्फर्मेशन लेने आया था, सफ़ायर का संजीदा चेहरा देखकर इस्तिफसार करने लगा। कैन यू शट अप? वो यकदम दबी दबी आवाज़ में चलाई। तुम भी शामिल हो इसके ख्याल में, और एक मैं बेवकूफ़ जो खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मैं एक ऐसे इंसान की दौसत हूँ जो अंदर बाहर से एक जैसा शफ़ाफ है, लेकिन मैं गलत थी। तुम अपने दौसत की मोहब्बत में मतलबी होकर ये तक ना सोच सके वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहा, और तुम खुद मैं इसे रोकने का हौसला भी नहीं पैदा कर सके। अब की बार चंद कतरे पलकों की बाढ़ तोड़कर चेहरे पर फैल गए। मैं समझा नहीं। लसन हमाद, तुम मेरा किया तमाशा बनाओगे, बल्कि तुम्हारे तलाक देने से पहले मैं खुद सबके सामने तुमसे खुल का मुतालबा करूं। मैं वो 17वीं सदी की लड़की नहीं हूं अपने हक में बोलना और आवाज़ उठाना आता है मुझे। वो मुसलसल गुस्से और दिख की कैफियत से कांप रही थी, जबकि हमाद इसकी ज़बान से अदा होने वाले लफ्ज़ सुनकर शशदर ही रह गया। सफ़ायर, तुम्हें कन्फ्यूजन। हाजिक अली को मना कर दो। वो हाजिक की बात दरमियान में काट कर बोल पड़ा। हमाद, पहले अपनी पोजीशन तो जस्टिफाइड करो। यू नो वाट हाजिक, अब इसकी ज़रूरत नहीं। जब दो लोगों के दरमियान इतिबार ख़त्म हो जाए तो इस रिश्ते का बाकी रहना वाकई कोई मना नहीं रखता। और हम तो क्या कह रही थी तुम? अब की बार वो बराह रास्त सफ़ायर की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम खुल का मुतालबा करोगी? देर किस बात की है, करो मुतालबा ताकि फारिग होकर मैं यहाँ से जा सकूं, क्योंकि मेरा दम घट रहा। हमाद, शर्म करो, ये सब गलत फहमी है, तुम जानते हो फिर बताते क्यों नहीं? हाजिक गुस्से से बोला। तो ठीक उसी वक्त हाल की लाइट्स एक बार फिर ऑफ कर दी गईं और माइक्रोफोन पर अली की आवाज़ गूंजने लगी। हाजिक, इसे मना करो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो दबी आवाज़ में चलाया, जबकि हाजिक अपनी जगह से हिला भी ना ताकि ये गलत फहमी दूर हो जाए। इसका मतलब तुम नहीं जाओगे? हमाद इतना कहकर स्टेज से उतरने लगा, जब हाजिक ने ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़कर जाने से रोका। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं स्क्रीन पर हमारे आज के इस खूबसूरत कपल के लिए कुछ प्ले करने जा रहा हूँ, सो नीड योर अटेंशन प्लीज़। जूही अली की आवाज़ माइक में गूंजी। तमाम मेहमान उसी तरफ मुतवज्जे हो गए। ठीक उसी लम्हे हाल में लगी बड़ी सी स्क्रीन जगमगाने लगी, तो साथ ही साथ कुछ शनासा आवाज़ें गूंजने लगीं और पूरी आबोताब से यूनिवर्सिटी के कैफ़े का सीन जगमगाने लगा। एक लम्हे की देरी किए बगैर सफ़ायर समझ गई कि ये किस दिन की वीडियो है, लेकिन तजस्सुस इसे में भी पैदा हुआ कि ऐसा किया। इस वीडियो में जो ये सबके सामने प्ले की गई। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाजिक ने रेफरी की ड्यूटी सर अंजाम देते हुए टेबल पर हाथ मारकर खाने का इशारा दिया, तो हमाद और सफ़ायर फ़ौरा से अपनी पलट की तरफ मुतवज्जे हुए। इस दौरान अली मोबाइल फ़ोन पर वीडियो मूड ऑन करके इन दोनों को फोकस करते हुए मूवी मेकर का काम सर अंजाम देने लगा। हमाद, अपनी पलट पर ध्यान दो। दाऊद ने लुक़मा लगाया, क्योंकि हमाद एक गोलगप्पा खाने के बाद सफ़ायर का मीना देखने लगा, जो मज़े से दूसरे के बाद तीसरा पीस पानी से भरकर मीना में डाल चुकी थी। नाक कटवाएगा क्या? दाऊद ने अब की बार इसे बाकायदा झंझोड़ कर कहा। सॉरी। खास बहाल करके वो दोबारा अपनी पलट से गोलगप्पा उठाकर पानी से भरकर मीना तक ले गया। मुकाबला टाकरे का था, दोनों ही पे दर पे गोलगप्पे खाने लगे। इस चुड़ैल पर मिर्च का असर भी नहीं होता किया। हमाद मीना में बुड़बुड़ाते हुए एक और पेस उठाकर पानी से भरने लगा। वेल, मेरे भाई, हारने के बाद जेब ढीली करने के लिए तैयार रहो। सफ़ायर की पलट में सिर्फ 2 गोलगप्पे बाकी थे। वो हमाद को चढ़ाते हुए शौख अंदाज में बोली। लाहौला। वो इसे घूरते हुए बुड़बुड़ा। मुझे वो लड़कियां सख्त ज़हर लगती हैं जो मुझे भाई कहती हैं। हमाद दानत पेश कर बोला, लेकिन इसकी कही बात पर बाकी सब ने हैरानगी का इजहार करते हुए खंच कर हा की आवाज़ निकाली। हमाद। हाजिक ने टोकने वाले अंदाज में गुस्से से उसका नाम पुकारा। मैंने सुना पहले जो लड़कियों के लिए भाई होते हैं वो बाद में इनके आबा जी के जवाई दामाद होते हैं, ऐसे तो मैं सारी जिंदगी जवाई ही बना रहूँगा।
वो अपनी हंसी दबाकर समझदार बनते हुए बोला, शट अप यू स्टूपिड जवाई एंड ऑल। सफ़ायर इसे देखते हुए मलामती अंदाज में तनक कर बोली। इस वीडियो के दौरान हाल में मुसलसल कहकहों की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि जो स्क्रीन पर टॉम एंड जेरी दिखाई दे रहे थे वो आज हकीकत में स्टेज पर एक दूसरे के हमरा मुकम्मल अकस दिखाई दे रहे थे। तुम्हें कोई एक बार अपनी बेटी ना दे और तुम जिंदगी में बार बार जवाई दामाद बनने के ख्वाब सजाए बैठे हो, वो हिसाब पूरा करगा लगी शर्त। हमाद गोल गप्पे भूलकर टेबल पर जोश से हाथ फैलाते हुए खुलेआम जंग का ऐलान कर रहा था। क्या मतलब? सफ़ायर उसका टेबल पर फैला हाथ देखकर ना समझी से बोली, अरे पगली, मेरा मतलब था बेशक शर्त लगा लो, दुनिया में कोई तो ऐसा मर्द होगा जो मेरे यानी हमाद मुल्क के हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमा देगा और फिर तुम रोना दीवारें पकड़ पकड़ के। हमाद खुद बात करके खुद ही कहा लगाकर हंसते हुए सफ़ायर को आग लगा गया। दीवारें पकड़ कर रोती है मेरी टूटी जूती, जो कि पिछले साल ही टूट गई है, वैसे भी रोए वो जिस बेचारी का हाथ तुम्हारे हाथ में थमाया जाना। वो गुस्से से नाक चढ़ाते हुए बोली, तब ही तो तुम्हें कहा। हमाद की बरबराहट हाजिक ने वाजा सुनी थी। जूही स्क्रीन बंद हुई तो हाल की लाइट आसान कर दी गई। तमाम नफूस जो पहले स्क्रीन को देख रहे थे अब सफ़ायर और हमाद को देखने लगे। हमाद अब भी संजीदा था जबकि सफ़ायर शर्मिंदा। हमाद आइम सौ शर्मिंदा सी सफ़ायर अभी बोल ही रही थी कि हमाद स्टेज से उतर कर हाल से बाहर निकल गया तो हाजिक इसके पीछे लपका कि कहीं वो होटल से ही ना चला जाए। सफ़ायर, किसी ने सच कहा, बड़े बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, कल को वो आपके सामने आ खड़े होते हैं। तकरीबा क्लास के जितने दोस्त इनवाइट थे सब स्टेज पर जुमा हुए अब इसका रिकॉर्ड लगा रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट में आती हूँ। वो अपना लहंगा संभालती स्टेज से उतर आई। कहीं जा रही हो? किरण ने इसे बाहर की तरफ जाते देखा तो टोक दिया। वो मी ने हमाद को नाराज़ कर दिया, बस इसे मनाने जा रही हूँ, आंखें झुकाते हुए बोली।